आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। तो देखिए, इसको इंग्लिश में देख लें। वेरिएबिलिटी ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो सांद्रता के साथ कंडक्टिविटी यानी चालकता और मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको समझने की ये जरूरत है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब क्या होता है। जैसे पानी और शहद में शहद हमारा ज्यादा सांद्र है पानी की तुलना में। इसका मतलब ये है कि प्रति एकांक आयतन में, पर यूनिट वॉल्यूम में, अगर शहद में देखा जाए तो शहद के मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है और पानी की कम है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से चालकता और मोलर चालकता में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट यानी ऐसा पदार्थ जिसमें करंट डालने पर या बिजली भेजने पर वो दो भागों में टूट जाए। कह रहा है दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता घटाने पर चालकता हमेशा घटती है। तो ये ध्यान देना है कि अगर कंसंट्रेशन हम घटा दे रहे हैं तो चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन घटाने पर कंडक्टिविटी हमेशा घटती है। इसकी इस तथ्य से व्याख्या की जा सकती है कि तनुकरण यानी डाइल्यूशन करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयन है वही विद्युत धारा यानी करंट को ले जा रहे हैं, और जब उन्हीं की संख्या घट जाएगी तो उन्हीं की संख्या घटने को हम कहते हैं कि सांद्रता घट गई, कंसंट्रेशन घट गई। तो जब वही घट जाएंगे तो करंट ले जाने वाले घट गए, तो जाहिर सी बात है कि उनकी तनुकरण करने पर चालकता घट जाती है। चालकता का मतलब ही चलना, तो चलने वालों की संख्या घट गई तो चालकता यानी कंडक्टिविटी घट जाती है। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज का कंफ्यूजन हो सकता है कि संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर करंट की मात्रा घटना चाहिए यानी कंडक्टिविटी घटनी चाहिए, चालकता। तो देखिए, मान लीजिए कोई पतला तार है, इस पतले तार से ये कोई पतला पाइप है, इस पतले पाइप से पानी निकल रहा है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से निकल रहा है। अब अगर हम कोई मोटा पाइप ले लें, ये मान लीजिए मोटा पाइप है, इसमें पानी इधर से आ रहा है, इधर निकल रहा है, इसमें इधर से आ रहा है, इधर निकल रहा है। तो देखिए, मोटे पाइप में जो पाइप के अंदर का सतह का क्षेत्रफल है वो बढ़ गया, सरफेस एरिया। इसका मतलब जितने पानी के अणु आगे निकल रहे हैं उनका विरोध करने वाले बढ़ गए।
सतह का क्षेत्रफल चूंकि पाइप का बढ़ा तो उससे घिसने वाले अणुओं की संख्या बढ़ गई, मॉलिक्यूल की नंबर बढ़ गई। तो ऐसा थोड़ा होता है कि पानी कम निकल रहा है इससे, पानी तो इस पतले पाइप से ज्यादा निकल रहा है ना मोटे वाले में, जबकि प्रतिरोध भी बढ़ा है। तो प्रतिरोध रुकावट तो करता है, लेकिन इतना रुकावट नहीं कि इतनी संख्या कम हो जाए कि इस पतले पाइप से कम पानी जाने लगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पतले मोटे पाइप में अणुओं की संख्या बढ़ी है, इसी प्रकार से यहाँ पर आयनों की संख्या बढ़ी है। तो आयनों की संख्या बढ़ाने से ये नहीं हो सकता कि चालकता घट जाए, प्रतिरोध तो बढ़ेगा लेकिन चालकता इतनी नहीं घटेगी कि प्रतिरोध उसकी मात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाए। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट में आयनों की संख्या बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम किसी विलयन को तन्व करते हैं यानी उसकी सांद्रता को घटाते हैं यानी पतला कर देते हैं गाढ़े की बजाय, तो विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। अब देखिए आगे कह रहा है कि किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता उस विलयन के इकाई आयतन का चालकत्व होता है। तो कंसंट्रेशन किसी भी लेवल पर हो जो उसमें आयन होते हैं, तो वो आयन जो होते हैं, या यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता यानी कंडक्टिविटी उस विलयन के इकाई आयतन का चालकत्व होता है। मतलब एकांक आयतन का चालकत्व होता है। किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता उस विलयन के इकाई आयतन का चालकत्व होता है, यानी यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए चालकत्व का मतलब होता है कंडक्टेंस, यानी आयनों के चलने की प्रवृत्ति एक तरह से। तो कह रहा है जिसे परस्पर इकाई दूरी पर स्थित एवं इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले दो प्लेटिनम इलेक्ट्रॉनों के मध्य रखा गया होता है। तो उस विलयन का चालकत्व है जिसमें हमने ऊपर जो फिगर पढ़ा था, उसमें एक लाइन एक इलेक्ट्रोड इधर था, एक इलेक्ट्रोड इधर था। तो इस इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल A, इनका क्षेत्रफल A और बीच की ये दूरी है D। तो क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और अगर इसको दूरी या ऊंचाई मान लें या गहराई, तो 3 विमाएं हो गई, तो ये आयतन हो गया यानी वॉल्यूम। तो इसीलिए कह रहा है कि किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता यानी कंडक्टिविटी उस विलयन के इकाई आयतन, ये आयतन आ गया ना, तो एकांक आयतन का चालकत्व यानी कंडक्टेंस होता है, जिसे परस्पर इकाई दूरी पर स्थित एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य रखा गया है। विलयन को यहाँ पे रखा गया है। तो क्षेत्रफल या लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, और ये बीच की दूरी ऊंचाई या गहराई हो गई, जो भी लेना चाहें। तो 3 डायमेंशन हो गई, 3 विमा हो गई, इसलिए यहाँ पर आयतन आ गया। तो अगर हम क्षेत्रफल एकांक मान लें, यूनिट मान लें, या डिस्टेंस भी 1 मीटर मान लें, तो जाहिर सी बात है कि आयतन हमारा 1 यूनिट ही आएगा। इसीलिए कह रहा है कि किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता उस विलयन के इकाई आयतन यानी एकांक आयतन का चालकत्व यानी कंडक्टेंस होता है। तो अब देखिए कह रहा है कि इसको यह निम्नलिखित समीकरण से स्पष्ट हो जाता है। तो निम्नलिखित समीकरण ये हम लोगों ने पीछे निकाला है कि सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक बराबर होता है G = कप्पा A/L, जहाँ पर कप्पा जो है कह रहा है A एवं L दोनों ही उपयुक्त इकाइयों मीटर या सेंटीमीटर में। तो A और L या तो मीटर में है तो दोनों मीटर में है, सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर में है, ये बता रहा है, ताकि दोनों ऊपर के यूनिट सेम रहे।
तो ये समीकरण हमारा आ गया कि इस समीकरण से बात स्पष्ट हो जाती है। तो इसमें जो है अगर सब चीज़ें एक एक रख दी जाएं, एक एक रख दी जाएं तो यूनिट हो गई, मतलब एकांक हो जाएगा। आप देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है किसी दी गई सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पर एक विलयन की मोलर चालकता उस विलयन के V आयतन का चालकत्व होता है। तो देखिए मोलर शब्द, चालकता और मोलर चालकता में क्या अंतर है? चालकता तो किसी भी मतलब किसी भी मान लीजिए जैसे करंट होता है और आवेश घनत्व होता है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब कोई सरफेस है उससे कितने चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। जबकि करंट क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर होती है, यानी पूरे तार में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो, तो वहां पर कोई एक विशेष क्षेत्रफल नहीं लिया जा रहा है। तो इसी प्रकार चालकता और मोलर चालकता में अंतर क्या है? इसमें मोल लिए गए हैं, फिक्स मोल है, इसमें फिक्स मोल नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि किसी दी गई सांद्रता पर एक विलयन की मोलर चालकता उस विलयन के V आयतन का चालकत्व, यहाँ पर एकांक आयतन था, इकाई आयतन, यहाँ आयतन फिक्स किया गया क्योंकि हमें मोल निश्चित करना है, जिसमें वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल घुला हो तथा जो एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य रखा हो। अतः डेल्टा M इक्वल टू कप्पा A अपान L। अब यहाँ पर देखिए सेल कांस्टेंट G इक्वल टू कप्पा A अपान L क्यों रखा? क्योंकि इनको दोनों को हमने एकांक मान लिया तो कप्पा के बराबर हो गया सेल कांस्टेंट। यहाँ अगर 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है हमारा वो आ जाएगा क्षेत्रफल, और नीचे लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेंगे तो केवल चूंकि ये एकांक है तो कप्पा आ जाएगा G के बराबर। अब इसी प्रकार देखिए मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता में वही काम करेंगे। तो लैम्डा M इक्वल टू कप्पा A बाई L लिखा है, तो A और L जब एकांक होंगे तो ये भी लैम्डा M कप्पा के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए लैम्डा M यानी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा अपान C होता है, तो ये हकीकत में कप्पा अपान C होना चाहिए था। ये चूंकि G इक्वल टू कप्पा A बाई L इक्वल टू K, कप्पा जो आया चूंकि दोनों को एकांक माना तो लैम्डा M इक्वल टू कप्पा A बाई L इंटू C भी होना चाहिए था एक तरह से, क्योंकि कंसंट्रेशन तो रहता है ना इस फार्मूले में, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा गया, हो सकता है गलती से भूल गया हो, या इस तरह समझ सकते हैं कि मोलरता उसने एक मान ली है, एकांक। तो एकांक में चूंकि कट जाए एक रखना है, जैसे L भी एक रखा है, A भी A को B के बराबर रखा और उसको भी हमें एकांक आयतन मानना है, तो सब जब एक रख देंगे तो ये भी लैम्डा M इक्वल टू कप्पा आ जाएगा। यहाँ C लिखना चाहिए तो वैसे, क्योंकि लैम्डा M इक्वल टू कप्पा अपान C फार्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए जब L की वैल्यू 1 और A इक्वल टू V रखा, तो यहाँ पर देखिए अगर सब एकांक रख देगा तो कप्पा आ जाएगा लैम्डा M के बराबर, ये मोलर कंडक्टिविटी है। और अगर हम L इक्वल टू 1 रख दें एवं A इक्वल टू V रख दें, आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला है, अब एक मोल है तो इसलिए C इक्वल टू 1 है तो इसको नहीं लिखा है, तो लैम्डा M इक्वल टू हो जाएगा KV, आयतन A को V मान लिया है। अब देखें यहाँ पर ध्यान देना है
कि जब ए को वी के बराबर मानेगा यानी आयतन मान लेगा तो हमें एक एल नीचे बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको इस तरह लिखना पड़ेगा। ये चीज जो लिखी गई है कप्पा, अगर इसको वी मान लेगा तो कप्पा वी अपान एल इंटू एल करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई होता है। तो अगर एक एल ऊपर बढ़ाएंगे आयतन बनाने के लिए तो एक एल नीचे गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ये चूंकि एल एल 1 ही है, एकांक लिया जा रहा है, तो इसलिए कप्पा इंटू वी आ जाएगा, क्योंकि ये एक एक रख देंगे, एकांक लिया जा रहा है, तो इसलिए ये लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा वी आ गया। अब देखिए नीचे समझते हैं। कह रहा है सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। ध्यान दीजिए, पहले क्या था कि सांद्रता घटने के साथ चालकता घटती थी, इसमें उल्टा है, सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है, ये अंतर है। अब देखिए बता रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुल आयतन V भी बढ़ जाता है जिसमें एक मोलर वैद्युत अपघट्य उपस्थित है। तो यहां पर देखिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए, और यहां पर देखिए लैम्डा में m समानुपाती है v के। अगर ये कांस्टेंट है कप्पा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा m हमारा अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो लैम्डा m समानुपाती है v के, यानी आयतन के। यानी चालकता, मोलर चालकता बढ़ने पर आयतन भी बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है कि सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कुल आयतन V भी बढ़ जाता है जिसमें एक मोल वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित हो। तो ये सीधी सीधी बात समझ में आ गई कि मोलर कंडक्टिविटी आयतन के समानुपाती, यानी आयतन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब देखिए इस चीज को बहुत बारीकी से समझिए तभी समझ में आएगा। ये चीज जो हमने किताब में लिखी गई है ये चीज। अब देखिए आयतन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, मोलर चालकता आयतन बढ़ाने पे बढ़ रही है। अब मान लीजिए शरबत है हमारे पास, अब उसका आयतन बढ़ाना है तो क्या करेंगे, पानी और मिलाना पड़ेगा ना। तो जब हम पानी मिलाएंगे तो वो क्या होगा, तन हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है डाइल्यूट हुआ, इसका मतलब कंसंट्रेशन घटी आयतन बढ़ाने पे। तो वही तो कह रहा है कि कंसंट्रेशन घटाने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। तो मोलर चालकता आयतन के समानुपाती है। जब किसी विलयन का हम आयतन बढ़ाएंगे तो उसमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट मिलाते हैं, विलायक मिला देते हैं, और जब विलायक मिला देंगे तो विलेय की सांद्रता घट जाएगी आयतन बढ़ाने के चक्कर में। तो वही कह रहा है कि सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है, या यूं कहें कि आयतन बढ़ने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। दोनों बातें सही थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कह रहा है, इसीलिए समझना था तो थोड़ा सा टाइम लगा। यह पाया गया है कि विलयन के तन कण पर आयतन में वृद्धि कप्पा में होने वाली कमी की तुलना में कहीं अधिक होती है। तो हमने देखिए अभी कप्पा को कांस्टेंट मान के समझाया कि लैम्डा एम समानुपाती है आयतन के, यानी आयतन बढ़ेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो यूं कहें कि सांद्रता घटेगी यानी कंसंट्रेशन घटेगी, क्योंकि पतला हो जाएगा विलयन। तो ये कह रहा है कि कप्पा में उतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है आयतन बढ़ाने पर,
कह रहा है कि किसी विलयन को जब हम डाइल्यूट करेंगे, तनु करेंगे, यानी पतला करेंगे या उसकी सांद्रता को घटाएंगे, तब आयतन में जो वृद्धि होती है वो कप्पा में होने वाली वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक होती है। तो इस प्रकार से कुल मिला के कहने का मतलब है कप्पा पे विशेष ध्यान नहीं देंगे। फिर भी हम इसको वो कर लेते हैं। भौतिक रूप में इसका अर्थ यह है कि दी हुई सांद्रता पर लैम्डा एम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह वैद्युत अपघट्ट के उस विलयन के उस आयतन का चालकत्व है जिसे चालकता सेल के परस्पर इकाई दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य रखा गया है एवं जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि वह विलयन के उस पर्याप्त आयतन को समायोजित कर सके जिसमें वैद्युत अपघट्ट का एक मोल गुना। सब गणित से कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब वही है कि एकांक आयतन लेंगे, एकांक सेंटीमीटर की लंबाई लेंगे, एकांक क्षेत्रफल लेंगे और उसी में कह रहा है कि जो लंबाई है वो क्षेत्रफल की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी। वही कह रहा है कि जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना बड़ा हो या जो इलेक्ट्रोड है उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो। जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तब मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है एवं इसे प्रतीक E0m से निरूपित किया जाता है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। जब कंसंट्रेशन शून्य की ओर पहुंचने लगती है, यानी इतना विलयन को पतला कर दें, इतना पतला कर दें कि सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट एकदम ना के बराबर हो। कहने का मतलब जैसे एक ड्रम पानी हो उसमें एक चम्मच चीनी डाल दिया जाए, ये मतलब। तो वही कह रहा है कि जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है, देखिए शून्य तो नहीं हो सकती क्योंकि शून्य का मतलब है कि उसमें विलायक में विलय है ही नहीं, तो कुछ तो रहेगा ही। तो शून्य की ओर पहुंचने लगती है तब मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी सीमांत मोलर चालकता कहलाती है एवं इसे प्रतीक E0m से निरूपित किया जाता है। सांद्रता के साथ लैम्डा एम में परिवर्तन प्रबल एवं दुर्बल अपघट्टों में अलग अलग होता है। तो कंसंट्रेशन के साथ जो लैम्डा एम का चेंज है वो स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में अलग अलग होता है। प्रबल एवं दुर्बल अपघट्ट इन्हीं को कहते हैं, वीक एवं प्रबल को स्ट्रांग एवं वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप देखिए प्रबल विद्युत अपघट्ट किन्हें कहते हैं, दुर्बल इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और समझने की बात है कि कंसंट्रेशन का प्रभाव मोलर सांद्रता पर है। कह रहा है कि सांद्रता के साथ लैम्डा एम यानी मोलर कंसंट्रेशन में, मोलर कंडक्टिविटी में परिवर्तन प्रबल एवं दुर्बल अपघट्टों में अलग अलग होता है। और यहीं ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट रही है, तो दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्टों की सांद्रता घटाने पर चालकता हमेशा घटती है। तो अगर हम सांद्रता घटाएंगे तो चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टिविटी घटती है। और यहां पर क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन यहां पे देखिए कंसंट्रेशन घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है, दोनों उल्टा है। और सांद्रता के साथ लैम्डा में परिवर्तन प्रबल एवं दुर्बल अपघट्टों में अलग अलग होता है। कंसंट्रेशन के साथ जो मोलर कंडक्टिविटी है वो स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग होती है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक ये फिगर बनाया गया है, इस फिगर को थोड़ा हम देखते हैं गौर से। तो कह रहा है कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल यानी दुर्बल विद्युत अपघट्ट एवं पोटेशियम क्लोराइड प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए मोलर चालकता के विपरीत C½ का आलेख। C यहाँ पर कंसंट्रेशन है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए
दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट समझें, तब इसके बाद इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब है, जैसे किसी क्लास में दो बच्चे हों, एक को हम पढ़ा दें एक बार और आराम से दूसरे दिन पूछे तो हमसे बता दे कि सर ये पढ़ाया गया है और इसका आंसर ये होता है, और एक बच्चा ना बता पाए तो हम कहते हैं वो बच्चा कमज़ोर है जो नहीं बता पा रहा, और जो बच्चा बता ले रहा है उसको कहेंगे स्ट्रांग है, पढ़ने में बहुत तेज है, स्ट्रांग है। तो उसी प्रकार से किसी जो टूटने वाला पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं, उसको जब हम विलायक यानी सॉल्वेंट में डाल दें तो डालने के बाद वो आराम से टूट जाए, लगभग पूरी तरह से टूट जाए, तो कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर बहुत कम टूटे तो कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोटी मोटी भाषा में, बाकी आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल ये दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर देखिए इधर मोलर कंसंट्रेशन दिया गया है और इधर मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम दी गई है। तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो कुल मिला के देखिए लाइन पढ़िए कि सांद्रता के साथ लैम्डा एम में परिवर्तन प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्यों में अलग अलग होता है। तो कंसंट्रेशन और लैम्डा एम का ग्राफ बनाया गया है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। तो इसका ग्राफ देखिए इस प्रकार है, और KCl हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका ग्राफ इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में चेंज अलग अलग प्रकार से हो रहा है, जो यहाँ पर कहा गया है कि सांद्रता के साथ लैम्डा में परिवर्तन प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्यों में अलग अलग होता है। तो देखिए दोनों ग्राफ अलग अलग हैं, जिससे पता चल रहा है कि वीक और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज अलग अलग प्रकार से होता है। अब आगे देखते हैं। अब आ जाता है देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य। अब देखिए ग्राफ के बारे में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे पीछे NCERT के, तो अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा तो फिर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर नहीं पूछा गया होगा तो कोई बात नहीं, इतना ही समझेंगे कि स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ अलग अलग प्रकार से बनते हैं, क्योंकि चेंज अलग अलग प्रकार से है। अब आ जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।